नमस्कार, जीवन शैली कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहिता कोठियाल मनादुली। दर्शकों, जीवन शैली कार्यक्रम में आज हम एक ऐसी समस्या के विषय में बात करेंगे जो लगातार हमारी जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही है, लेकिन हम उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। वो है हमारी श्वास से संबंधित बीमारियाँ। अगर देखा जाए तो आज लगातार श्वास से संबंधित बीमारियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं और हमें समझना होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, इसके लक्षण क्या है और इसके उपचार क्या है। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान यहाँ पर मौजूद है। चलिए इनका परिचय मैं करा देती हूँ। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर अंकित पांडे मौजूद हैं जो श्वास रोग विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, की ये जो बीमारी है लगातार बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो सबसे पहले जो श्वास से संबंधित बीमारियां हैं मैं चाहूंगी आप दर्शकों को बताओ वो कौन कौन सी हैं। तो जैसे सांस के रोगों में ये एस्मा, जो कि या तो हम मानते हैं जी, या सीओपीडी, वो भी बहुत कॉमन है। वो एक्चुअली मेनली स्मोकर्स जो स्मोक करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन है। बाकी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे टीबी, जिसके प्रति हमारी सरकार वैसे ही बहुत ज़्यादा सजग है और हम उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी आज भी हमारे देश में ऑलमोस्ट 27 लाख लोग हर साल ऐसे नए जिनको टीबी हुआ है वो हमारे सामने आते हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल और हेल्थ प्रॉब्लम है, क्योंकि उनमें से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना काम नहीं कर पाते उस बीमारी की वजह से और उनकी पूरी फैमिली उन पर डिपेंडेंट है। ऐसे ही एस्मा, सीओपीडी, ये सारी बीमारियां ऐसी हैं कि जो हमारा किसान है या जो हमारा वैसे मजदूर वर्ग है जो कि अपने फिजिकल लेबर के बेसिस पे अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, अगर वो नहीं कर पाएगा तो हम पूरी फैमिली को एक तो सफ़र करते हुए और कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो वो उसकी वजह से या तो डेथ हो जाती है या तो वो बिल्कुल ही कुछ भी काम करने लायक नहीं बचते। तो ये हमारे लिए एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जी, जैसे ये तीनों बीमारियां जो हैं, इनके अगर हम लक्षणों की बात करें, हम कैसे अपने आप से ये पता कर सकते हैं कि हमें ये बीमारी होगी? इस पर शुरुआती लक्षण क्या है जो हमें सचेत हो जाना चाहिए? अब मैम, जैसे ये तीनों बीमारियां हैं, तीनों अलग हैं। कुछ चीज़ों में इनके सिम्टम सेम हैं, बट कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जो हमें इनको एक दूसरे से अलग करने में हेल्प करते हैं। जैसे अस्थमा और सीओपीडी, अब ये दोनों ही बीमारियाँ हमारे सांस लेने की क्षमता को कम करती हैं, मगर अस्थमा ऐसी बीमारी है जो कि जनरली छोटे बच्चों में शुरू होती है। जो बच्चा होता है वो छोटे में ही या तो उसका जैसे वज़न गेन होना वो कम होता है या उसके डेवलपमेंट में हेल्प नहीं मिल वो पाती, या तो छोटा बच्चा अपने एज के बच्चों के साथ खेलने नहीं जा पाता क्योंकि उसकी ज़्यादा सांस फूलती है, या वो रात को जब सोता है तो उसकी सांस में आवाज़ आती है जो एक्चुअली हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि हमारे बच्चे की आवाज़ आती है सांस लेने में, साई करने की। उसको हम लोग अपने मेडिकल टर्म में एक्चुअली वीजिंग बोलते हैं। तो जिन बच्चों को वीजिंग होती है, जिनकी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती, जिनको एक्चुअली सांस लेने में, या जैसे धूल में खेलते हैं या कभी ग्राउंड में गए, या जब हमारे सीजनल वेरिएशंस होते हैं, क्योंकि हमारे कई सारे सीजन्स में स्पेसिफिक तरह के हमारे ऐसे पौधे हैं जो अपने पोलेंस रिलीज करते हैं जी। अब वो जब पोलेंस आते हैं, अगर उस सीज़न में बच्चे को दिक्कत हो रही है तो वो सारे लक्षण ऐसे होते हैं जो अस्थमा की ओर। तो अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो हमारी अमूमन थोड़ी जल्दी आपकी लाइफ में स्टार्ट होती है। अब सीओपीडी ऐसी बीमारी है जो हमारे खुद के हमारे बिहेवियरल पैटर्न की वजह से होती है। जैसे कोई स्मोकर है, या जैसे पहले हमारी बहुत सारी महिलाएं गाँव में चूल्हे पे खाना बनाती थी, तो वो धुआं भी उसी टाइप से काम करता है जैसे स्मोकिंग काम करते हैं। आप स्मोक कर रहे हैं रोज, या आपके घर में चूल्हे पे खाना बन रहा है रोज, इस वजह से धीरे धीरे आपके एयरवेज, क्योंकि हमारे एयरवेज एक स्पंज की तरह होते हैं, है ना, तो अगर वो धीरे धीरे स्टिफ होते जाएंगे तो आपकी जो एबिलिटी है सांस लेने की, सांस छोड़ने की, वो धीरे धीरे करके कम होती है। तो अस्थमा में आप कुछ नहीं कर सकते जनरली एक्सेप्ट टू एक्चुअली प्रिवेंट द एक्सपोजर, बट सीओपीडी में आप अपने बिहेवियर को आप सही टाइम पे चेंज कर लेंगे, स्मोकिंग हैबिट्स कम कर लेंगे, तो आप उसको रोक सकते हैं। एटलीस्ट जितना हो गया उसके आगे फर्दर डैमेज रोक सकते हैं। अब तीसरी बीमारी जैसे आपने बोली ट्यूबरक्लोसिस। नाउ ट्यूबरक्लोसिस इन दोनों से अलग है, ये दोनों इन्फेक्शन नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस समथिंग विच इज इन्फेक्टिव, वो इन्फेक्शन से होता है। जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम का कीटाणु है जो कि हमारे देश में तो बहुत टाइम से है। बहुत सारी फेमस पर्सनालिटीज़ पहले के ज़माने में जब हमारे पास उसकी इफेक्टिव नहीं थी मेडिकेशन, तो बहुत लोगों की होती थी डेथ उससे।
तो ट्यूबरक्लोसिस तो जैसे आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको ऑलरेडी ट्यूबरक्लोसिस है और वो आप उसके कांटेक्ट पे आप आते हैं या उसकी यूज़ की हुई चीज़ें यूज़ करते हैं, उससे ज़्यादा होता है। मगर हाँ, फिर भी हमारी बॉडी तब ससेप्टेबल ज़्यादा होती है जब हम अंदर से कमज़ोर होते हैं, जब हमारा इम्यून सिस्टम ठीक है, हमारा न्यूट्रिशन ठीक है, तो उस कंडीशन में ट्यूबरक्लोसिस को हम एटलीस्ट अपने इम्यून साइड से कंट्रोल कर सकते हैं। मगर हाँ, अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के टच में आ रहे हैं जिसको ट्यूबरक्लोसिस है, स्पेशली उसके अगर आप क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, तो आपको ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। उसके लक्षण वही हैं जो एक्चुअली बहुत फेमस है, तो इसलिए मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों को पता होगा। 2 वीक से ज़्यादा की कोई भी खांसी ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। अनएक्सप्लेन वेट लॉस, अगर आपका वेट लॉस हो रहा है मगर उसका और कोई कारण नहीं है, जैसे आपने खुद नहीं कर रखा वेट लॉस या आप अपनी डाइट कम नहीं कर रहे तो भी आपका वेट लॉस हो रहा है। इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर एक बहुत ही हम स्पेसिफिक चीज़ बोलते हैं कि अगर आपको हल्का बुखार आता है और वो मेनली शाम को आता है, तो वो भी एक ट्यूबरक्लोसिस का लक्षण हो सकता है। ऐसे नाइट स्वेट्स कि जैसे मौसम ठीक है मगर फिर भी आपको रात को पसीना आता है, वो भी ट्यूबरक्लोसिस का लक्षण हो सकता है। तो ये सारे लक्षण अगर हैं, स्पेशली अब तो हमने इंडिया में ये बना लिया क्योंकि वी आर अ वेरी हाई प्रिविलेंस कंट्री फॉर ट्यूबरक्लोसिस, तो एवरीवन जिसको 2 हफ्ते से ज़्यादा कॉफ है उसको एटलीस्ट ट्यूबरक्लोसिस की जांच करवानी चाहिए, एक्सरे और स्पूटम की जांच। स्पूटम मतलब बलगम की जांच। जी। अक्सर हम बच्चों में देखते हैं, बच्चों की बात करें तो अक्सर जब उन्हें खांसी जुकाम होता है तो वो जनरली हमारा एक माइंड सेट भी है कि नहीं 1-2 हफ्ते तो रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो जो 1-2 हफ्ते रहेगा वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये जो हमारी सोच है, क्या हमें इस सोच से बाहर निकलना चाहिए? मैम, एक्स्ट्रा केयर करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, मैं ये बात बिल्कुल मान रहा हूँ कि पोस्ट वायरल भी आपको, जिसको हम पोस्ट वायरल राइनाइटिस बोलते हैं या पोस्ट वायरल ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, उसकी वजह से भी कभी कभी आपको कॉफ रह सकता है ज़्यादा। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर हम ऐसे हर चीज़ को मानते हैं तो हम अपनी ओपीडी में पेशेंट देखते हैं कि 3-3 महीने से पेशेंट्स यही सोच के कि शायद ये मुझे वायरल है या ये मुझे वायरल के बाद या एलर्जिक है, वो हमारे पास आता ही नहीं। एटलीस्ट अगर पेशेंट हमारे पास आए तो हमें पता है कि उसमें से 2 हफ्ते से ज़्यादा कॉफ वाला हर पेशेंट टीबी का नहीं होगा, बट स्टिल वो नॉलेज हमारे पास है ये बताने की आपके और लक्षण टीबी जैसे नहीं लग रहे, या आप ये जांच करा के अपने आप को एक्सरे करा के दिखा दीजिए या अपने बलगम की जांच करा के दिखा दीजिए, एटलीस्ट आपको भी वो रहेगा और आप अपने आसपास वाले को इन्फेक्ट भी नहीं कर सकते। तो आई थिंक इट इज़ ओके टू बी केयरफुल, इट इज़ ओके टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, बिकॉज इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे प्रेवलेंस ऑफ टीबी इतना ज़्यादा है कि हर साल 27 लाख लोग टीबी के रोग का शिकार होते हैं। टीबी के रोग का शिकार और टीबी का बैक्टीरिया अंदर जाना अलग चीज़ है। हम सब में से बहुत सारे लोगों के अंदर टीबी का बैक्टीरिया है मगर हमारे इम्यून सिस्टम ने उसको कंट्रोल करके रखा हुआ है। अगर उसके आगे जाता है तो उसको टीबी की बीमारी बोलते हैं। तो इन्फेक्शन और बीमारी भी अलग है। तो 27 लोग तो ऐसे हैं जो इन्फेक्शन के बाद बीमारी का होते हैं, और उसमें से कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ भी आज भी अनफॉर्चुनेटली होती है, जबकि इंडियन गवर्नमेंट ने टीबी के रोग की बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइडलाइंस बना रखी हैं। हर पेशेंट का अच्छा टेस्ट होता है, बहुत ही स्टैंडर्ड उसकी दवाइयाँ हैं, 6 महीने का स्टैंडर्ड कोर्स है। उसको भी हम जितना आसान बना सकते थे, पहले वो सारी दवाइयाँ अलग अलग थी, अब हमने उस एक दवाई का FDC कॉम्बिनेशन निकाल दिया जिसको हम फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन बोलते हैं, कि पेशेंट अपने हिसाब से चूज़ करके कि मैं ये दवाई खाता हूँ तो मुझे ये प्रॉब्लम आती है, जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है। वो चीज़ें वो नहीं कर सकता क्योंकि हर टैबलेट के अंदर टीबी की चारों जो दवाइयों उसका कॉम्बिनेशन होता है, तो वो सारी टैबलेट सेम है, उसके अंदर ही कॉम्बिनेशन है, और उस कॉम्बिनेशन को हम बेस्ड ऑन द वेट, जैसे कोई पेशेंट 30 किलो का है और कोई पेशेंट 75 किलो का है, तो ऑब्वियसली उन दोनों की रिक्वायरमेंट सेम नहीं है। तो नाउ जो उसका कॉम्बिनेशन है वो सेम रहेगा, बस उसकी नंबर ऑफ टैबलेट्स बदलती जाएंगी। तो हमने बहुत कुछ स्मूथ कर दिया है, बट थोड़ी अवेयरनेस की अभी भी थोड़ी कमी है, जिस वजह से पेशेंट हमारे पास थोड़ा लेट आता है। जी डॉक्टर साहब, अगर हम एज ग्रुप की बात करें, क्योंकि आपके पास ऐसे मरीज आते रहते होंगे, तो अगर एज ग्रुप की हम बात करते हैं तो किस एज ग्रुप से टीबी के मरीज की अगर मैं बात करती हूँ, किस शुरुआती एज से आपके पास ये मरीज आने शुरू हो रहे हैं, अगर हम वर्तमान समय की बात करें? हम देखिए, अभी ये भी अनफॉर्चुनेट है कि समहाउ इंडिया में तो हर एज ग्रुप में टीबी प्रेवलेंट है। हालांकि ओल्डर एज ग्रुप में थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि उनका जो न्यूट्रिशन होता है वो स्मोकर्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यंगर एज ग्रुप में जनरली अब उतने स्मोकर्स नहीं हैं। ओल्डर एज ग्रुप में अभी भी स्मोकर्स हैं, तो ओल्डर एज ग्रुप ज़्यादा है। बट ये कहना कि इस एज ग्रुप में टीबी के ज़्यादा है या उसमें कम है, इंडिया में 1 साल के बच्चे से लेके 70 साल के एक व्यक्ति तक सब में ही टीबी काफ़ी कॉमन है। अनफॉर्चुनेटली
हालांकि पहले से ये नंबर्स कम हुए हैं। जी। हमारा इंसिडेंस और प्रेवलेंस टीबी का दोनों ही कम हुआ है, बट जो हमारे टारगेट्स हैं और जो हमारा अभी टीबी मुक्त अभियान भी चल जी। रहा है, उस सब में भी अभी हमें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और आई थिंक हम अपना काम कर सकते हैं, मगर अभी भी कुछ लोग, हम उनको दवाइयाँ देते हैं, बट उनको अगर 3-4 हफ्तों में लगता है कि मुझे ठीक महसूस हो रहा है, तो वो दवाइयाँ लेना बंद कर देते हैं, जो कि और भी बड़ी प्रॉब्लम, जो कि MDR ट्यूबरक्लोसिस है, उसको जन्म दे सकती है। जी डॉक्टर साहब, जैसे अगर किसी महिला को टीबी है और वो प्रेग्नेंट है, तो क्या अगर उसका बच्चा होता है तो क्या बेबी में पॉसिबिलिटी रहती है कि ये सिम्टम्स हो सकते हैं? ये मैम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। अब क्या है कि प्रेगनेंसी के स्टेट में अगर टीबी हो जाए तो लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि जनरली लोग ये सोचते हैं कि प्रेगनेंसी में हमें दवाइयाँ नहीं खानी जी बिल्कुल। या हम दवाइयाँ अवॉइड करें। पहले ये था भी कि एक आध दवाइयाँ जो हमारी टीबी की थी, उसको हम सोचते थे कि क्या हमें देना है या नहीं देना है। कुछ डॉक्टर्स देते थे, कुछ नहीं देते थे। अब जो हमारी गाइडलाइंस है वो बहुत ही क्लियर हैं कि प्रेगनेंसी हो चाहे प्रेगनेंसी ना हो, प्रेगनेंसी में भी टीबी की जो 4 मेन दवाएं हैं, जिसका नाम आइसोनियाज़िड, रिफैम्पसिन, पायराज़िनामाइड और इथेम्बुटोल है, वो चारों ही सेफ़ हैं और वो वैसे ही ली जाएंगी जैसे एक नॉन प्रेग्नेंट व्यक्ति लेता है। बट ये बात सही है, क्योंकि जब एक बार बच्चे का जन्म होगा या जो प्लेसेंटा के थ्रू जिस बच्चे को अपना सारा न्यूट्रिशन अपनी माँ से मिल रहा है, तो कुछ चांसेस, उसको हम बोलते हैं पेरेंटल ट्रांसमिशन होता है, बच्चे में हो सकता है। मगर बात यह है कि अगर हम पेरेंट्स को अच्छा रखेंगे या उसकी मदर को ट्रीट करेंगे प्रॉपर्ली, तो वो चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। फिर बात आती है कि क्या उसके जन्म के बाद उसको उसकी माँ से दूर रखा जाए या वो अपनी माँ का दूध पी सकता है या नहीं। तो इसमें भी 2 थ्योरीज हैं। एक तो ये है कि इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन बच्चे को देना थोड़ा कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, बिल्कुल। तो उस कंडीशन में अगर माँ का टीबी कंट्रोल में है, या अगर कंट्रोल मतलब अभी उसके इनिशियल फेजेस भी हैं ट्रीटमेंट के, तो जो हम टीबी के लिए और लोगों के साथ थोड़ा बहुत वो बना के रखते हैं, मास्क पहनने के लिए बोलते हैं, तो उतने प्रिकॉशंस लेके वो अपने बच्चे को दूध भी पिला सकती है, क्योंकि अच्छा न्यूट्रिशन नहीं होगा तो बच्चा वैसे ही ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाएगा टीबी के लिए। तो हम कहते हैं कि आप दूध भी पिला सकते हैं, आप उसको अच्छा न्यूट्रिशन भी दे सकते हैं। बस ये है कि हमें उसका ध्यान रखना है कि भाई हम बहुत ज़्यादा उसके क्लोज कांटेक्ट में ना आए या वैसे ना करें। मगर हाँ, अभी भी इंडियन सिनेरियो में हम किसी ऐसे माँ को ये नहीं बोलते कि आपको अपने बच्चे को अपने से दूर रखना है, क्योंकि जो एक्चुअली इनिशियल फेज होता है उसमें एक माँ का दूध एक बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर वो अंदर से स्ट्रांग रहेगा तभी वो भी टीबी रोग से लड़ पाएगा, अगर उसको होता भी है तो। जी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसकी भी माँ को टीबी हो उस बच्चे को टीबी होगा। उसके अंदर का इम्यून सिस्टम उस चीज़ को प्रिवेंट भी कर सकता है। और अगर हम बोलेंगे माँ को थोड़े वो लेने प्रिकॉशंस लेने के लिए, तो ऐसा नहीं है, हर किसी को नहीं होता है। तो डॉक्टर साहब, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि प्रिकॉशंस ले, टाइम से मेडिसिन ले, एक हेल्दी डाइट को फॉलो करें, अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाए, तो जो माँ है वो टीबी से बाहर निकल सकती है? मैम, टीबी के जो सिम्टम्स हैं वो तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं आफ्टर स्टार्टिंग ट्रीटमेंट जी। मगर बात है कि हमारे अंदर जो कीटाणु है वो बहुत अंदर तक रहता है। तो कुछ कीटाणु, जो उसके ज़्यादातर कीटाणु है, 2-3 हफ्ते के अंदर वो ऐसा हो जाता है कि वो किसी और को वो डिजीज़ नहीं दे सकती। मगर अपने खुद के लंग्स के अंदर या वो टीबी जहाँ भी हो, कुछ कीटाणु ऐसे होते हैं जिनको एक्चुअली मारने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर हम बस ये फील करें कि अब मुझे ठीक लग रहा है तो मैं टीबी की दवाई बंद कर दूं, वो कहना सही नहीं होगा। मगर अपना न्यूट्रिशन सही रखना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आप अपना इम्यून सिस्टम का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। जो भी चीज़ आ रही है बाहर से वो आपको हेल्प कर रही है, मगर अपना इम्यून सिस्टम हर समय ज़रूरी है। तो ये तो बहुत ही ज़रूरी है कि हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप प्रोटीन रिच डाइट लें, आप अपने खाने में अच्छी वेजिटेबल्स लें, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। मगर ट्रीटमेंट का कोर्स कभी चेंज नहीं होता। ट्रीटमेंट अगर 6 महीने के लिए बोला गया है तो उसको 6 महीने लेना बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी है, उसको बंद नहीं कर सकते बीच में। डॉक्टर साहब, जैसे जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे बहुत सारा धुआं होता है, केमिकल्स होते हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी रहती है कि इन लोगों को इस तरह की बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं? बिल्कुल मैम, इनमें हमने जो भी स्टडीज़ करी हैं उसमें प्रेवलेंस ऑफ टीबी जो लोग फैक्ट्रीज़ में या ऐसे क्लोज कॉन्टैक्ट में काम करते हैं उनमें ज़्यादा होता है, क्योंकि 2-3 फैक्टर्स इसमें काम करते हैं। एक तो वो लोग जो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं वो एक कंसनट्रेटेड मतलब सेग्रीगेटेड स्पेस में रहते हैं, और कई जगह बहुत अच्छा वहाँ वेंटिलेशन नहीं होता। तो कोई भी ऐसा रेस्पिरेटरी रोग जहाँ पे अच्छा वेंटिलेशन नहीं है, वहाँ पे वो इन्फेक्शन फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।
दूसरा, हमारे फैक्ट्री वर्कर जनरली फ्रॉम द लोअर स्ट्रैटा ऑफ द सोसाइटी आते हैं इकोनॉमिकली। जी। तो अगर आप इकोनॉमिकली वीकर हैं तो आपका थोड़ा न्यूट्रिशन भी उतना अच्छा नहीं होता कंपेयर टू समवन हु इज कमिंग फ्रॉम द अपर स्ट्रैटा। तो आपका न्यूट्रिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके इम्यून सिस्टम में। अगर आप अच्छी डाइट नहीं लेंगे तो भी ये चीज़ ज़्यादा होती है। दूसरा, एक्सपोजर जो आपको होता है स्मोक से, उससे आपके जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो हमेशा इनफ्लेम रहता है। एक बार आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक अगर इनफ्लेम रहेगा तो कोई भी कीटाणु को उसमें अटैक करना और आप में वो रोक करना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है। तो ये सारी चीज़ें उसकी वजह से ये एक्चुअली प्रॉब्लम रहती है। फिर सेम क्वेश्चन सर अस्थमा के लिए भी, पीसीओएस के लिए भी है कि अगर माँ या पिता इससे ग्रसित है तो क्या ये आनुवंशिक बीमारियां हैं? मैम, एस्मा के कुछ स्टडीज़ ने बताया कि उसमें थोड़ा जेनेटिक कंपोनेंट है, हालांकि वो अभी भी बहुत अच्छे से वेल डिफाइंड नहीं है। उसमें कुछ स्टडीज़ इसको शो करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। हालांकि हमने देखा है कि थोड़ा बहुत ऐसा है, मगर सीओपीडी नाम की बीमारी का कोई भी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन नहीं है। वो आपके खुद के जो आपकी हैबिट्स हैं या जो आपका एनवायरनमेंट है उसकी वजह से हैं, या कुछ ऐसे जेनेटिक बीमारियां भी हैं जिससे ज़्यादा प्रीडिस्पोज हो जाती हैं आप सीओपीडी के लिए। मगर पर से अगर कोई स्मोकर है और उसकी वजह से उसको सीओपीडी है तो क्या उसके बच्चे को सीओपीडी के चांसेस हैं? मोस्ट लाइकली नहीं है, अनलेस वो अपने घर में स्मोक करता है। अगर वो अपने घर में स्मोक करेगा तो वो अपनी पूरी फैमिली को एक्सपोजर दे रहा है। तो सर जैसे अगर हमें किसी से भी तरह की स्वास्थ्य संबंधित बीमारी है तो उसके लिए उपचार का जो प्रथम चरण है वो क्या है? उपचार की प्रक्रिया किस तरह से आगे बढ़ती है? सबसे पहले तो ये जानना कि क्या चीज़ नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे किसी को एस्मा है तो उसको ये जानना चाहिए कि क्या मुझे अपनी डे टू डे एक्टिविटी में कोई भी लिमिटेशन अपनी सांस की वजह से लग रही है। एस्मा कंट्रोल क्वेश्चनियर के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स यही होते हैं। ये हम लोगों से पूछते हैं क्या आपको कभी ऐसे रात को जग के इन्हेलर्स लेने पड़ते हैं, इसका मतलब एस्मा कंट्रोल नहीं है। या आपको वीक में कई बार स्टीरॉयड लेनी पड़ रही है, इसका मतलब एस्मा कंट्रोल नहीं है। क्या आपको अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़, आप खेलने जाते हैं, आप रनिंग जाते हैं, आप जिम जाते हैं, क्या एस्मा की वजह से आपको लगता है कि नहीं मेरी सांस फूल रही है, मैं नहीं जा पाऊंगा? ये सारे इंडिकेशंस हैं कि आपको सांस का रोग है और वो वेल कंट्रोल भी नहीं है। अगर आप ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं तो या तो आप उस ट्रीटमेंट के साथ रेगुलर नहीं है जी, या तो वो ट्रीटमेंट सही नहीं है। तो अपने डॉक्टर से मिलना, अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है जिसमें आपको आपकी खांसी नहीं जा रही है या आपकी सांस फूल रही है या आप अपनी डे टू डे एक्टिविटी नहीं कर पा रहे या आपको वेट लॉस हो रहा है या आपका फीवर नहीं जा रहा, ये सारे एक्चुअली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स हो सकते हैं। डॉक्टर साहब आपने एक बात की इन्हेलर की, इन्हेलर को लेके आम इंसान की एक मंशा रहती है कि अगर हमने इसकी शुरुआत कर दी तो इसकी आदत पड़ जाएगी और ये हमें जीवन भर लेना पड़ेगा। तो क्या इन्हेलर का लेना सेफ है? एज ए डॉक्टर आप हमें बताएं, और क्या इसे लंबे टाइम तक लेना पड़ता है? हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, सारी प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको ट्रीटमेंट बताते हैं, हम उनको इन्हेलर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। पहला क्वेश्चन ये, क्या इसके बिना काम चल सकता है? तो फिर 2-3 चीज़ें मैं उनको समझाता हूँ। पहली बात तो आदत पड़ जाएगी। मैंने कहा आप लोग रोज़ रोटी खाते हैं, उसकी भी आदत ही पड़ गई है। अगर रोटी खाने की आदत से प्रॉब्लम नहीं है तो जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है इन्हेलर्स, उसको लेने से क्या प्रॉब्लम है? जी। तो क्या है, एस्मा और सीओपीडी में आपके एयरवेज कंटिन्यूसली इन्फ्लेम रहते हैं। जिन दिनों में आप अच्छा फील कर रहे हैं उन दिनों में भी अंदरूनी तरीके से आपकी बॉडी इन्फ्लेम्ड है, क्योंकि आपका इम्यून रिस्पॉन्स थोड़ा ज़्यादा है, जो कि नॉर्मल चीज़ें होती हैं उस चीज़ के लिए। तो अगर आप इन्हेलर नहीं लेंगे तो धीरे धीरे करके बीमारी बढ़ती जाएगी और आपके नंबर ऑफ डेज बढ़ते जाएंगे। अब जहाँ तक बात है कि इन्हेलर क्या कभी छूटता है या नहीं, अब मैम क्या है कि इन्हेलर की डोज हमने इसलिए इतनी कम बनाई है। जैसे आप जो भी टैबलेट खाते हैं, आपने देखा होगा कि हर समय 500 mg बोलते हैं या 250 mg बोलते हैं, ये सारा मिलीग्राम हो गया। आप अगर मेरे कोई भी इन्हेलर देखेंगी सारे आते हैं माइक्रोग्राम्स में। तो मैं यही अपने पेशेंट्स को बताता हूँ कि आप 100 बार अगर इन्हेलर लेंगे तो वो एक टैबलेट के बराबर की डोज है। तो अगर आप पूरे साल कंटिन्यूस भी इन्हेलर्स लेंगे तो एक पत्ते गोली के बराबर मेडिकेशन आप ले रहे हैं, जो कि आपको वैसे भी लेनी पड़ जाती है साल में 3 बार अगर आप इन्हेलर्स नहीं लेते। और जो आपकी सफरिंग है वो अलग। तो यहाँ तो रहेगी। और दूसरी बात क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट। अब यही बात है कि जो आप कोई भी टैबलेट खाते हैं वो आपके पेट में जाती है, उसके थ्रू आपके ब्लड सर्कुलेशन में जाती है, वो आपकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है और उसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं अगर वो अपना इंटेंडेड काम और किसी ऑर्गन में नहीं कर रही। जैसे मैं अगर अपने सांस के रोग के लिए कोई टैबलेट दे रहा हूँ तो वो सिर्फ मेरे लंग्स तक नहीं जा रही, वो टैबलेट के थ्रू वो ब्लड में हर जगह जा रही है। इन्हेलर समहाउ एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई भी सिस्टमिक साइड इफेक्ट नहीं है। सिस्टमिक साइड इफेक्ट वो ब्लड में कहीं नहीं जा रही, वो डायरेक्टली लंग्स में जा रही है और सिर्फ अपने रिसेप्टर्स पे काम कर रही है। तो इन्हेलर्स आर एक्चुअली मच सेफर, मच लेसर डोज एंड एक्चुअली बेटर फॉर एस्मा एंड सीओपीडी कंपेयर टू टैबलेट्स। जी।
तो इन्हेलर्स लेना बिल्कुल भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। कुछ लोगों में जैसे यंगर एज ग्रुप में आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, तो कभी कभी जैसे हमारा एयरवे मैच्योर होता है तो कभी कभी इन्हेलर्स बंद भी किए जा सकते हैं, मगर हो सकता है किसी पेशेंट को इन्हेलर की ज़रूरत पूरी ज़िंदगी भी पड़े। पूरी ज़िंदगी भी लेगा, अगर प्रॉपरली लेगा तो उसको कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं आएगा जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म हार्मफुल हो। डॉक्टर साहब, एक टर्म आता है कि अस्थमा का अटैक। तो जो अस्थमा का अटैक जो एक शब्द है, इसकी वजह से बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को, जिनको होता है अस्थमा, उन्हें अकेले नहीं भेजते, या उन्हें लगता है कि इन्हें जिम नहीं भेजना है, या उन्हें ये लगता है कि ये किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो क्या ऐसा है कि अगर बच्चे को अस्थमा है तो एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता, या वो खेल नहीं सकता, या किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता? मैम, जैसे एस्मा का अटैक जो हमारी कॉमन टर्मिनोलॉजी है उसको हम लोग एक्यूट एक्सर्बेशन ऑफ ब्रोंकियल एस्मा बोलते हैं। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें एस्मा को अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। जी। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रिगर्स। जैसे कुछ लोगों को अचानक कोई स्मोक से है, किसी को, या तो किसी को धूल से है, या तो किसी को एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर से है, जैसे बच्चा अचानक कहीं गया और वहाँ पे बहुत ठंड थी, उससे भी हो सकता है। अब इसको प्रिवेंट करने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका तो यही है कि एस्मा को कंट्रोल अच्छे से रखा जाए। अगर एस्मा वेल कंट्रोल्ड होगा तो उसमें एक्यूट एक्सर्बेशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ज़ीरो तो नहीं होंगे। मगर अगर आप उसको वेल कंट्रोल रखेंगे तो ये चीज़ मतलब होने के चांसेस बहुत ही कम है। तो अगेन वही चीज़, अगर आप अपने इन्हेलर के साथ अगर आप रेगुलर हैं, गुड डेज और बैड डेज, यू हैव टू टेक योर इन्हेलर इफ़ योर पल्मोनोलॉजिस्ट या आपके चेस्ट फिजिशियन ने बोला है कि इन्हेलर्स लेने हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे कि पिक एंड चूज़ करते हैं हमारे पेशेंट जनरली कि नहीं डॉक्टर साहब हम रोज़ तो नहीं लेते, जब दिक्कत लगती है तो लेते हैं, तो तब तक दिक्कत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उस मतलब बच्चे की यंग बॉडी भी कॉम्पनसेट नहीं कर पा रही। ओल्ड लोगों में तो वैसे भी दिक्कत बढ़ जाती है, मगर यंग बॉडी चूंकि अभी यंग है इसलिए इट इज़ एबल टू कॉम्पनसेट फॉर सो मेनी डेज। बट अगर आप वो नहीं लेंगे तो एक्सर्बेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर पहली बात तो वो, दूसरी अगर आपको एस्मा के अटैक्स बहुत ज़्यादा आते हैं, एस्मा का कहना एक स्केल्ड अप ट्रीटमेंट होता है कि आपको कितनी फ्रीक्वेंसी में ये अटैक्स आ रहे हैं, आपकी कितनी रात की नींद डिस्टर्ब हो जाती है, आप कितनी बार। जिन लोगों को एस्मा का थोड़ा सीवियर फॉर्म है जिसमें वो ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, उनमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहली बात तो इन्हेलर्स भी एक तरह के नहीं होते। शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, शॉर्ट एक्टिंग मस्करेनिक, लॉन्ग एक्टिंग मस्करेनिक, इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, तो ऐसे बहुत सारे टाइप हैं जिनको हम पिक एंड चूज़ और उसको एक्चुअली एडजस्ट करके वो वाली जो दिक्कत आती है कि अचानक अटैक आ गया उसको कम कर सकते हैं। बाकी एक इन्हेलर तो हर किसी को जिसको एस्मा है उसको अपने पास रखना चाहिए। दूसरी बात, इमीडिएटली अगर आप उसको हॉस्पिटल ला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसको थोड़ी अच्छी केयर मिल जाएगी। बट हाँ, 100% इस चीज़ को वो मिटिगेट करना कि मैं बोलूँ कि इस पेशेंट को कभी नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। बट एज ऑलवेज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आपको पता है कि किस चीज़ से आपको अटैक्स आते हैं, आप उसको अवॉइड करिए, अपने इन्हेलर्स के साथ रेगुलर रहिए। डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि जो श्वास से संबंधित रोगों से ग्रसित रहते हैं जो लोग, जो मरीज, वो मानसिक तनाव में भी रहते हैं? क्या ऐसा आपके सामने केस आए हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली मैम, सो मेनी पेशेंट्स। क्योंकि क्या होता है अब आज के इस युग में जहाँ एवरीथिंग इज सो कॉम्पिटिटिव, जहाँ बच्चों पे इतना प्रेशर है कि वो एक दिन एक एग्ज़ाम, एक 3 घंटे से आपकी पूरी लाइफ डिटरमाइन हो सकती है। अब आप ऐसे कॉम्पिटिशन में बैठ रहे हैं जिसमें 800 नंबर वाला MBBS कर लेगा बट 787 वाला नहीं करेगा, या वो 799 वाला। अब अगर उसमें एग्ज़ाम के टाइम में आपके 3 दिन भी कोई, वो आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, है ना। वैसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जिनके पास बहुत ज़्यादा फैमिली सपोर्ट नहीं है। अगर उनके पास फैमिली सपोर्ट नहीं है और उनको ऐसे फिजिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप सोच सकते हैं कि वैसे ही अकेलापन एक प्रॉब्लम है, उसके साथ में द वेरी बेसिक राइट ऑफ हैविंग अ प्रॉपर ब्रेथ, अगर वो भी उनको प्रॉब्लम आ रहा है तो इट कैन लीड टू डिप्रेशन। इनफैक्ट देयर आर सो मेनी स्टडीज जिसमें लोगों ने ये देखा है कि जिनको भी ऐसे क्रॉनिक इलनेसेस होती हैं, इंक्लूडिंग रेस्पिरेटरी इलनेसेस, उनमें डिप्रेशन का रेट काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू अदर्स। तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारी प्रॉब्लम्स उन लोगों में ज़्यादा होंगी जिनको ये प्रॉब्लम। अंतिम प्रश्न में ये करना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को, जिनको इस तरह की बीमारी है या जिनको इस तरह की बीमारी नहीं है, तो उन्हें किस तरह से अपना ध्यान देना है, वो क्या बोलना चाहेंगे आप? मैम, ध्यान देने में कुछ चीज़ें तो हमें जो एक्चुअली, चाहे वो सांस का रोग हो चाहे कोई और रोग है, कुछ चीज़ें तो हमें बिल्कुल ही ध्यान रखनी पड़ेंगी। जैसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना,
हमारे कोई भी सिम्टम्स अगर हमें होते हैं तो उसको इग्नोर नहीं करना, और जो भी आपके आसपास जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उससे अपने सिम्टम्स शेयर करना। बाकी अपने न्यूट्रिशन का अच्छा ध्यान रखना। अगर आप अच्छे से खाएंगे, आपके डाइट में एक कंप्लीट डाइट होगी जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वेजिटेबल सब कुछ अच्छा होगा। आप अपने एनवायरनमेंट में थोड़ा ज़्यादा अवेयर रहेंगे, अपने आसपास की धूल मिट्टी उससे बच के रहेंगे। आप ऐसे बसेस में ट्रैवल करना जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा खांस रहे हैं, वहाँ पे एटलीस्ट अपना मास्क यूज़ करना, जो हम सब सीख ही गए हैं आफ्टर कोविड, जो कि पहले नहीं था, वो चीज़ें यूज़ करना। और अपनी मेडिकेशन जो भी प्रिस्क्राइब की हैं वो एक स्टैंडर्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर से लेना, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम में भी इंडिया में ऐसे मेडिकल स्टोर जाके मुझे खांसी हो रही है, जी बिल्कुल, ऐसे मेडिकेशन यूज करने से क्या होता है कि हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया है। क्योंकि अगर आप एंटीबायोटिक्स कुछ भी दिनों के लिए किसी अनट्रेन्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर से लेके खा लेंगे तो हो सकता है जब आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो वो दवाई आपको एक्चुअली काम ना करे। जी बिल्कुल। तो अपना ध्यान रखना, अपने आसपास वालों का ध्यान रखना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, मेरे ख्याल से ये सबसे इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे Thank you दर्शकों को so इतनी much, महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आकर देने के लिए। तो ये हमारे साथ डॉक्टर अंकित पांडे यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि स्वास्थ्य संबंधित बीमारियाँ, उसके लक्षण क्या है, कैसे आप अपना पता लगा सकते हैं कि आपको इस तरह की कोई बीमारी है, इसके लक्षण क्या होते हैं, उपचार क्या होता है। उन्होंने साफ यही कहा कि अगर आपको लगता है कि आपको श्वास लेने में थोड़ी भी दिक्कत हो रही है तो आपको सीधे अपने डॉक्टर के पास जाना है, किसी नज़दीकी स्टोर से मेडिसिन नहीं लेनी है, क्योंकि तब आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि एक्चुअल आपकी वजह क्या है। तो अपना ध्यान रखें और हेल्दी डाइट लें। नमस्कार।